हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो है वो यूपी पुलिस को देखते हुए बनाई गई है। इस क्लास में हम आज जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी के एग्ज़ाम में, उन सभी को आज की हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन साइंस के भी रहेंगे, तो देख लेना, आप वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और हमने और भी वीडियो बनाई हुई है यूपी पुलिस की, अभी तक एक ही वीडियो बनाई हुई है, ये क्लास 2 चल रही है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आगे की आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे डेली बेसिस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं हम आपकी। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? तो 2011 में ना 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया था बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए। कितना? 0 से 6 वर्ष के बच्चे। इसमें बाल लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता था? 1000 लड़कों पे लड़कियों की कितनी संख्या है, इस तरीके से। राष्ट्रीय अनुपात 2011 में 919 था, यानी कि 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां थी। जो सबसे अधिक लिंगानुपात देखा गया है वो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है, 972 लड़की थी 1000 लड़कों पे। ठीक है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात देखा गया है वो हरियाणा में देखा गया है, 834। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो 10 मिनट से ज़्यादा की कोई 1-2 ही मिलेगी, वरना 10 मिनट से कम की ही रहेंगी। तो देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है। किस प्रकार मापा जाता है? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, इस तरीके से जनसंख्या घनत्व देखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली में है जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर प्रति, ठीक है, व्यक्ति है वहाँ पे। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, राज्य के उससे देखा जाए तो। और सबसे ज़्यादा बिहार में है। देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला भारतीय राज्य जो हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा 2011 के अनुसार 1106 व्यक्ति। और सबसे कम घनत्व वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और यूटी में हो जाएगा सबसे ज़्यादा दिल्ली और सबसे कम अंडमान और निकोबार। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की कुल संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा था? तो ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने लिखा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में नहीं आए हैं। और एसएससी या यूपी पुलिस कोई भी एग्जाम ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? इसमें प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या काउंट की जाती है, मैंने आपको भी ऊपर बताया था। ठीक है, इसमें क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 5 को, अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या मारी गई थी, तो ये 1921 से 1951 तक। इसको हम स्थिर जनसंख्या वृद्धि के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम महान विभाजक वर्ष भी बोल देते हैं, महान विभाजक वर्ष। क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो ये 1921 को कहा जाता है। जब 1921 में जनसंख्या काउंट हुई थी तब पता चला था ये। और 1951 में स्वतंत्रता के बाद ये पहली जनगणना हुई थी। 1951 में पहली जनगणना 1872 में हुई थी मेयो के समय। और पहली नियमित जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। फैक्ट याद करके जाना है, इनको छोड़ के ही मत जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए सही पूछा गया है। यह महिलाओं की कुल जनसंख्या को मापता है। भारत में लिंगानुपात केवल महिलाओं की जनसंख्या को मापता है, नहीं, गलत हो जाएगा। यह प्रति 1000 वयस्कों पर बच्चों की संख्या को मापता है। क्यों? वहाँ पे तो लिंगानुपात पूछा गया और लिंगानुपात में केवल बच्चे थोड़ी ना आ जाएंगे।
यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ भी है, ये सही हो जाएगा। यह जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को मापता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जनसंख्या में ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। सर्वोच्च लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। यानी कि यहाँ पे 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। और सबसे पढ़ा लिखा हुआ राज्य भी केरल ही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य ये हरियाणा हो जाएगा। ये बाल लिंगानुपात में भी हरियाणा ही था। ठीक है, सर्वोच्च लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये पुडुचेरी हो जाएगा। इसमें 1000 पे 38 महिलाएं हैं। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव, ये 618 है। क्वेश्चन नंबर 7, सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, जब जनसंख्या में जन्म लेने वाले ज़्यादा और मृत्यु होने वाले कम हो जाएंगे तो वहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि होनी होनी है। मृत्यु दर में जन्म दर से अधिक होनी, गलत। जन्म दर मृत्यु दर के बराबर है, गलत। लोग किसी क्षेत्र से बाहर पलायन करते हैं, नहीं। इसका ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2001 से 2011 के अनुसार नागालैंड एक ऐसा एकमात्र राज्य था जिसने नकारात्मक वृद्धि यानी कि -0.6 दर्ज की थी। शेष सभी में सकारात्मक वृद्धि है, यानी कि नागालैंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या घटी है, वरना सभी राज्यों में बढ़ी ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए? 2011 में तो 29 प्रश्न पूछे गए। अब ये जो 2026 से 27 वाली जो जनगणना हो रही है इसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हमने देखिए मेंशन भी किया हुआ है, भारत की जो 2026-27 की जनगणना के दौरान 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसका शुभंकर जो होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है प्रगति और विकास, इसका शुभंकर रहेगा। और ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? सुदर्शन पटनायक। रट्टा मार के जाना इनका। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? देखिए अभी हमने यूपी पुलिस की क्लास लगाई है तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टार कर लेना इस पर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 68%। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और ये कब आई थी? ये सन 2000 में आई थी। अभी देखिए इसमें से ही हम आपके लिए 3 क्वेश्चन बना के लेके आए। एक तो ये एनपीपी की फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और सन 2000 में आई थी। भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये सन 2000 में ही अपना लिया गया था, फरवरी सन 2000 में अपना लिया गया था और सन 2000 में ही ये योजना आई थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? देखिए आंतरिक संचलन यानी कि देश में ही कोई लोग किसी राज्य से जिस राज्य में जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये महाराष्ट्र से गुजरात हो जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों का जो आंतरिक संचलन रहा है महाराष्ट्र से गुजरात राज्य के बीच में रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, अभी देखिए हमारे यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अस्थि मज्जा का मुख्य रूप क्या है? तो अस्थि मज्जा का रूप भोजन का पचाना है, हार्मोन का स्त्राव करना है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना है, या शरीर का संतुलन करना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना अस्थि मज्जा का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए अभी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ना जाने कितनी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ठीक है, तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी? बताइए आप सभी। तो ये हो जाएगी फीमर। ये कहाँ पे होती है? ये हमारी जांघ में होती है फीमर। शरीर की सबसे भारी और टिकाऊ हड्डी होती है ये फीमर। आपने बहुत कम सुना होगा कि हमारी जांघ की हड्डी टूट गई, नहीं ऐसा नहीं होता। घुटने की हड्डी या घुटने से नीचे की ज़्यादातर टूटती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? वो स्टेप्स हो जाएगी, इसको स्टेपीज भी बोल देते हैं। ये
अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? यानी कि विज्ञान के अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी में। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनमें। लॉजी मीन्स अध्ययन करना, ओडो मीन्स दांतों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टीबिया नामक हड्डी। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? बताइए। तो ये हड्डी आपकी पैर में पाई जाती है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैर में ये टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आपने इसका एक याद करने की ट्रिक भी सुनी होगी, ईंट पर नाच। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18, एवोगाड्रो संख्या Na का मान क्या है? तो देखिए ये जो होता है 6.022 गुना 10⁻23 इसके मान होता है। ठीक है, ये एवोगाड्रो संख्या जो होता है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणु, अणुओं या आयनों की कुल संख्या को दर्शाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? जो किसी भी अवस्था में, मतलब तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो ये अणु होता है। क्या होता है? अणु। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और नाभिक की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये तीसरा नियम है। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया जरूर मिलती है। जैसे कि हम रुकी हुई गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी आगे की ओर चलती है लेकिन हम पीछे की ओर होते हैं, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंदर ही आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो ये गति का जड़त्व है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ये हमने अभी पढ़ा था, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, और हाँ इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। जनसंख्या के उसमें से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो भी आ जाते हैं। और हमने इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन भी ले लिए हैं। आगे की वीडियो हमें किस टॉपिक पे लानी चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम ले आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद।